अक्टूबर का जो महीना है उसे फालिज या फिर जिसे हम आम अल्फाज में स्ट्रोक भी कहते हैं उसके हवाले से आगाही के तौर पर मनाया जाता है और इसी हवाले से हमने बात करनी है कि फालिज क्या होता है, कैसे इससे प्रिवेंशन हो सकती है, इसका क्योर क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये तमाम मामला हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर हसनैन हाशिम साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और फ़ोन लाइन्स भी हम ऑन कर देते हैं ताकि अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप कर सकें सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये बताएं कि स्ट्रोक होता क्या है, या फालिज जो है वो स्ट्रोक ही है या दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं? जी बिल्कुल, हाँ, जो स्ट्रोक उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में उसको फालिज कहते हैं, या उर्फ़े आम में लोग कहते हैं ब्रेन अटैक। जिस तरह हार्ट अटैक होता है इसको ब्रेन अटैक कहते हैं। बेसिकली दोनों में एक ही तरह की चीज़ होती है कि किसी वक्त भी जो दिमाग में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, वो किसी वजह से या शरेआन ब्लॉक हो जाती है या शरेआन फट जाती है, तो उसकी वजह से दिमाग के ख़ास हिस्से को ब्लड की सप्लाई जाना बंद हो जाती है, वो हिस्सा डेड हो जाता है। तो उसकी वजह से पैरालिसिस दूसरी साइड पे जो होती है, ऑपोजिट साइड पे पैरालिसिस हो जाएगा, या वो आपकी वो हिस्सा सुन्न हो जाएगा, या इवन बोलने की ताकत ख़त्म हो जाती है, या कई दफ़ा होती है कि आपका बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो ये 5-6 अलामात हैं जो कि फालिज के पेशेंट को हो सकती हैं। तो इसकी बेसिक वजह यही होती है कि दिमाग में खून की सप्लाई जाना, या वो शरेआन होती है वो ब्लॉक हो जाती है या वो फट जाती है। ज़्यादातर केसेस में होती है वो ब्लॉक होती है। 80 to 90% केसेस में, 10 to 15% वो केसेस हैं जिनमें ये शरेआन होती है फटती है ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी और वजह से। तो सर हेमरेज क्या होता है? हेमरेज वही शरेआन जब फटती है उसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज। हेमरेज मीन ब्लड। और उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है? उसका ये होता है कि जिस हिस्से में रग फटेगी दिमाग के, डेफिनेटली हर एक हिस्से को एक डिफरेंट दिमाग की सप्लाई वो कर रही होती है। तो जिस दिमाग के हिस्से में हेमरेज होगा तो वो जो दिमाग का हिस्सा जिस हिस्से को सप्लाई कर रहा होता है वो हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है। दिमाग की शरेआन बंद होने में या हेमरेज में अलामात आलमोस्ट एक जैसी होती हैं। वो पैरालाइज हो जाता है, ये जो कॉमन है। बाकी सुन्न हो जाता है, या मुँह टेढ़ा हो जाता है, या बोलने की ताकत ख़त्म हो जाती है। सही। तो क्या ये पहले से पता लग सकता है, कोई प्रीएम्प्ट हो सकता है कि कुछ निशानियां या कोई सिम्टम्स लोगों को नज़र आए तो वो कह सकते हैं कि हाँ शायद मामला उस तरफ जा रहा है? नहीं, फालिज ऐसी चीज़ है कि आप देखें विद इन सेकंड मिनट होता है। यही उसकी बड़ी निशानी है कि ये फालिज ही हुआ है। उसकी पहले कोई ऐसा निशानी नहीं होती कि हमें पता चल जाए, जैसे बहुत सी अमराज में पहले पता चल जाता है। तो इसमें कोई ऐसी निशानी सडन नहीं, इसका नाम ही है कि बिल्कुल एक अचानक मिनट सेकंड में जो होती है आपकी शरेआन बंद होती है या ब्लॉक होती है, तो उससे आपको पैरालिसिस हो जाता है या उसकी आप समझें फालिज वगैरह की कैफियत हो जाती है। लेकिन उससे पहले बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अगर रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कुछ चीज़ें, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना है, आप ओबेसिटी है, वज़न बहुत ज़्यादा है, या आपको कोई दिल की कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम मसला हो रहा है, और अगर ये अलामात हैं तो आप रिस्क पे हैं, यानी कि आपको फालिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर कि आपके जो दूसरे लोग जिनमें ये बीमारियां नहीं हैं। तो आपको फिर उन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है, उनकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर हाइपरटेंशन है तो उसको ठीक किया जाए, अगर ब्लड प्रेशर को ठीक किया जाए, कोलेस्ट्रॉल है, वज़न है, उसको कंट्रोल किया जाए, तो इनको कंट्रोल करके हम चांसेस फालिज होने के कम कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वैसे ऐसा कोई निशानी नहीं है कि अगर पेशेंट को फालिज होता है तो आप या पहले को अलामात का पता चल जाए। हाँ, मेरे जहन में जो बात आई थी वो इस तरह आई थी कि अभी फॉर एग्जांपल अगर आपके ब्रेन में कोई चीज़ होने जा रही है तो शायद शदीद दर्द में भी उससे पहले होता हो, कोई हफ्ता भर पहले या 10 दिन पहले आपको शदीद दर्द की कैफियत महसूस हो रही हो, तो उससे आप चेक करवा सकते हैं कि मे भी हम इस तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह की कोई कैफियत ये हो सकता है। MRIs कराते हैं। जी बिल्कुल। और सर दर्द ऐसा उस तरह का वो नहीं है कि आपको एक हफ्ता पहले पता चल जाए। हाँ, ये होता है अगर आपको सर दर्द रहे और फिर आप उसका चेकअप कराएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपनी बहुत सी चीज़ें चेक कराएं। हाँ, मे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो और ब्लड प्रेशर में भी अगले 10 दिन में आपको फालिज की तरफ ले जाए, उस ब्लड प्रेशर को ठीक करेंगे तो क्या पता आपका सर दर्द भी ठीक हो जाए और बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएँ। तो उस वक्त आपने डेफिनेटली जब इस तरह के अलामात आएँ तो आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है कि मुझे ये चीज़ अनयूजुअल हो रही है, इसको ट्रीट किया जाए और तो आपको चांस। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलर नहीं है अभी हमारे साथ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कितने % चांसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी शख्स को फालिज हो गया तो कितने % चांसेस होते हैं हमारे पास केसेस में कि इतने % की डेथ हो जाती है और इतने % जो है सिर्फ पैरालिसिस के बाद फिर दोबारा रिकवर भी कर पाएंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो फालिज की अगर देखा जाए ना तो इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है।
और अब पाकिस्तान बदकिस्मती उन मुल्कों में आता है जिसमें बहुत ज़्यादा फालज है और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है रोज़ाना की ज़िंदगी पे और एक फैमिली पे या हेल्थ केयर सिस्टम पे कि आप बता नहीं सकते। तो अगर देखा जाए तो रोज़ाना 1000 जो होती है बंदे पाकिस्तान में जो होती है इनको फालज हो रहा है। अच्छा। और उनमें से ऐसे लोग हैं जिनमें 30 to 40 तो डेथ हो जाती है इमीडिएटली। 30 to 40 वो हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है, यानी कि माजूरी हो जाती है। उसमें के 20 से 25% वो होते हैं जिनको मामूली सा फालज हुआ वो रिकवर कर गए। लेकिन 30 to 40% वो रह जाते हैं कि जिनको माजूरी रह जाती है और वो उनके साथ लाइफ लॉन्ग चलती है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि हम इनको एक माजूरी को ख़त्म कर सकें, ना इतने अवेयरनेस है कि आगे हमने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो माजूरी बहुत, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है जो कि माजूर करने वाली है, डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा करती है। रिकवरी नहीं हो सकती। देखिए जो एक फालज का आपको एक होना चाहिए कि जब फालज का हिस्सा वो एक डेड हो जाता है 5 मिनट तक अगर ब्लड में ब्रेन में अगर कोई ब्लड सप्लाई नहीं जाती, खून नहीं जाता, तो वो डैमेज इज परमानेंट, कंप्लीटली डेड एंड इट्स इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं हो सकता, वो डैमेज रह जाएगा। हाँ ये होता है कि जब हमारे पास अगर रिहेबिलिटेशन हो, हम बाकी चीज़ों को सही करें, फिजियोथेरापी हो गई, स्पीच जो होती है थेरापी हो, ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास अच्छी सहूलतें हैं तो हम कुछ हद तक। डॉक्टर साहब मैंने एक केस देखा था जिसमें कि खातून सख्त सर्दी में वाशिंगटन में कहीं रहती थी और वो सख्त सर्दी में अपने गर्म घर से बाहर निकली तो उनको फेशियल पैरालिसिस हो गया और फिर वो ठीक भी हो गई। तो इस पे हम आपसे पूछेंगे कि ये क्या डिफरेंस है फेशियल पैरालिसिस का जो है बाकी स्ट्रोक से। हमारे साथ मोहम्मद हुमायूं साहब है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी हुमायूं साहब क्या पूछना चाहेंगे? मैं पेशावर से बोल रहा हूँ जी। मेरी बेटी 7-8 साल की है ना जी जी, और उसको डॉक्टर न्यूरो सर्जन से मैं इलाज करवाता हूँ और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी, एक डॉक्टर कह रहे रसोली है असर में, दूसरे कह रहे रसोली फट गई है, लेकिन इलाज का एक हाथ और एक पाँव काम नहीं करता, बाकी जहन बहुत तेज है। तो अब मुझे कोई अच्छा आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब को, आवाज नहीं आ रही, स्टूडियो में आवाज दे दें जरा, स्टूडियो में इसकी आवाज आ जाएगी तो इनको पता चल जाएगा। जी जी सर बताएं। मुझे इनकी आवाज़ नहीं आई। आवाज़ नहीं आई। अच्छा वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि डॉक्टर्स को दिखाया है, मेरी बेटी के दिमाग में रसोलियां हैं वो कहते हैं। देखें अगर दैट इज ट्यूमर, दैट्स ए ट्यूमर, तो वो टोटली डिफरेंट कंडीशन है। ट्यूमर है तो वो बहुत, वो भी आप न्यूरो सर्जन के पास जाएं, अगर रसोली है वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास, या बेहतर है आप न्यूरो सर्जन के पास जाएं या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, अगर वो उसको प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं कि किस तरह की रसोली है और उसकी क्या उसको सर्जरी हो सकती है, उसकी सर्जरी नहीं हो सकती तो रेडियोथेरापी है, कीमोथेरापी है। अच्छा। तो बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। तो मेरा ख्याल काबिल इलाज है ना, परेशानी की बात काबिल इलाज है, मतलब ये डिपेंड करता है, वो डॉक्टर तशखीस करेंगे कि अगर रसोली कितनी है, किस जगह पे हैं, और उनको मे बी हमें सर्जरी से ही ठीक कर सकें। तो पेशावर में सेंटर है, आप शौकत हम कैंसर सेंटर है, वहाँ चले जाएं तो बहुत से अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं मेन पेशावर में, एंड उनके पास जाके प्रॉपर तशखीस कराएं ताकि, लेकिन वो टोटली फालिज से बिल्कुल डिफरेंट है। फैजान तारिक साहब है खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम फैजान साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र सर। फरमाइए क्या सवाल करेंगे? सर सवाल मेरा ये, फैजान साहब आपकी आवाज़ ज़रा ख़राब हो गई है। फैजान साहब आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक फैजान साहब की आवाज़ जो है वो ठीक नहीं आ रही। फेशियल पैरालिसिस जी फेशियल पैरालिसिस और ये गर्म से सर्द होना। जी जी बिल्कुल मैं बताता हूँ, ये फेशियल पैरालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। ये फालिज का भी हिस्सा हो सकता है, अगर वो उसी साइड पे आपका बाजू भी कमज़ोर है, आपकी टांग भी कमज़ोर है और फेस भी आपका वीक हुआ है, थोड़ा पैरालाइज, तो वो फालिज का हिस्सा है। लेकिन अगर आपका प्योर फेशियल पैरालिसिस हुआ है, उसको हम लकवा भी कहते हैं या बेल पैल्सी भी कहते हैं, वो टोटली फालिज से डिफरेंट है। उसका ब्रेन से कोई तलक नहीं है, वो रिकवर भी हो जाती है, कुछ को 1 महीना, कुछ 2 महीने में वो 100%, 80 to 90% में 100% रिकवर हो जाती है। उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसका टेम्परेचर के साथ डिफरेंस हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के साथ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका ये फालिज वाला टोटली कैफियत नहीं। हाँ कुछ कंडीशन में अगर आपको ये लकवे के साथ आपकी फालिज वाली अलामात भी हों, आपको बाजू और टांग और ये सारी चीज़ें सुन हो जाएँ, फिर हम समझते हैं कि वो फालिज के साथ हो सकता है। लेकिन वैसे प्योर हो तो वो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। ये फालिज जो है ये क्या किसी ख़ास स्पेसिफिक एज के बाद होता है या बच्चों में भी हो सकता है? देखिए पहली बात है कि फालिज की ज़्यादातर देखा गया ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। टाइम गुजरने के साथ साथ उसके ख़तरात बढ़ते जाते हैं। आजकल तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि यंग एज में भी फालिज हम देखते हैं 40 ईयर से इससे अबव में, लेकिन टाइम जितना बढ़ता जाएगा उसके साथ फालिज के चांसेस बढ़ते जाते हैं। क्यों? उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारे टाइम के साथ या ब्लड प्रेशर, शुगर,
कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये तो हम स्क्रीन करवाते ही नहीं हैं। तो हम अपनी और 40 के बाद ये सारी चीज़ें, ओबेसिटी स्पेशली बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ चांसेस वगैरह आपके ब्लड पे जो फालिज के बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसका ऐसा डायरेक्टली कोई एज के साथ कोई तलक नहीं, लेकिन एज एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन आजकल हम 30 साल 35 साल या 40 साल वाले भी लोग देख रहे हैं और विदाउट एनी इवन रिस्क फैक्टर। जेनेटिक हो सकता है जी? जेनेटिक का रोल है लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर जो होती हैं एक्वायर्ड हैं, मतलब आपकी जो होती हैं खुद जो आपको लाइफस्टाइल और आपके रिस्क फैक्टर हैं उसके साथ। ठीक है, इरशाद साहब हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, आई थिंक ये फोन लाइन में शायद कोई इशू है जिसकी वजह से वो कॉलर्स का हमें ये पता चल जाता है कि वो आ गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनकी आवाज़ आने में जो है वो प्रॉब्लम होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर हम इसके इलाज की तरफ आए तो ये जो इलाज है, आपने तो डरा दिया डॉक्टर साहब, मतलब आपने जब ये कह दिया कि इरिवर्सिबल है तो नहीं, लेकिन देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि टाइम बेस्ड है। अगर आप पाकिस्तान में इसका इलाज आ गया और इलाज ये है कि आपको जितनी जल्दी, पहले 4-5 घंटे बहुत ज़रूरी होते हैं पेशेंट की लाइफ में। अगर आपको फालिज हो गया या अगर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 5-6 घंटे के अंदर अंदर, अगर मरीज़ किसी ऐसे सेंटर में जहाँ ये जदीद तरीका इलाज मौजूद है, जैसे हम एक मेडिसिन देते हैं जिसको TPA कहते हैं, अल्टीप्लेज कहते हैं, ये उसी तरह का इंजेक्शन जिस तरह हार्ट अटैक के पेशेंट में दिया जाता है, जिस क्लॉट को तोड़ देता है। तो अगर 4.5 घंटे के अंदर अंदर वो एक इंजेक्शन दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में ऑलमोस्ट बहुत से हॉस्पिटल करना शुरू हो गए हैं और बाकियों ने भी स्टार्ट आहिस्ता था, इंशाल्लाह ताला अगले कुछ सालों में स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्लॉट को तोड़ा जा सकता है, उससे चांसेस हो सकते हैं कि एक पेशेंट में 50-60% पेशेंट रिकवरी हो जाती है और पेशेंट 100% रिकवर भी कर जाते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ आई है जो कि दौरानिया उसका में भी 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर अगर मरीज़ फिर भी अस्पतालों में पहुँच जाए, जिस तरह हम कार्डियोलॉजी में करते हैं, जिस तरह हम एंजियोग्राफिक डिवाइस के साथ हम उस क्लॉट को रिट्रीव कर सकते हैं, जो खींच के निकाल सकते हैं। तो थ्रोम्बेक्टमी, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी हम उसको कहते हैं, वो भी बहुत से हॉस्पिटल में बड़े शहरों में आजकल हम स्टार्ट कर दिए। अगर पेशेंट ऐसे मौक़ों में पहुंच जाते हैं, बहुत से केसेस हमने देखा है कि यकीन माने 80-90 ईयर वाले भी जो थे अगले 4-5 दिनों में चल फिर रहे होते हैं। यानी कि डिले नहीं करना, जो ही आपको अलामात स्टार्ट हों, जैसे हाथ और इमीडिएटली आपने किसी न किसी सेंटर में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। या आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रोक की अवेयरनेस का मकसद ही यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर किधर मौजूद है। अगर फालिज हो, जिस तरह हमें पता है कि हमें हार्ट अटैक हो तो हमने RIC जाना है या किसी कार्डियक सेंटर में जाना है, बदकिस्मती से फालिज के मतलब ये आगाही नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो। ये नहीं कि तो लोगों को पहले ही पता हो कि मैं फालिज से। अच्छा, जो सेंटर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सनोफी की जानिब से ज़िंदगी क्लिनिक्स का भी इफ्तिताह किया गया है और ये पूरा एक नेटवर्क है जो कि काम कर रहा है। इस हवाले से भी हम बात करते हैं, लेकिन एक और कॉलर है, अब देखते हैं कि इनकी आवाज़ सही आती है हम तक या नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नादिया साहिबा। जी नादिया साहिबा लाहौर से। हाँ जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरी बहन है, वो उनकी उम्र 45 साल है, तो उन्हें पहले हेपेटाइटिस हुआ था, उसका हमने इलाज करवा लिया। उसके बाद उन्हें ना ये पट्ठों का मसला हो गया, पता चला कि पट्ठों का मसला, एक डॉक्टर था उससे इलाज करवाते रहे, टीके वगैरह लगवाते रहे, तो अफाका मतलब कि कोई सही नहीं हुई। फिर हमें पता चला कि इनको फालिज हो गया। तकरीबन ये इस बात को ना 2-2.5 साल हो गए। तो वो खुद से खड़ी तो हो जाती हैं लेकिन चलने में मुश्किल होती है, वॉशरूम तक भी हम पकड़ के लेके जाते हैं उन्हें। सही है डॉक्टर साहब, पहले हेपेटाइटिस हुआ, फिर उन्होंने कहा कि पट्ठों का मसला हो गया है। डायग्नोसिस पे ये बेसिकली मुझे ऐसा केस लगा, इसका भी बताइएगा, लेकिन डायग्नोसिस क्या फौरन हर डॉक्टर कर लेता है कि ये फालिज का मरीज है? पहली बात है कि इसके मतलब आगाही बहुत कम है, तो मोस्टली डॉक्टर जो होते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट हो गए, और मोस्टली डॉक्टरों को आगाही है और वो एटलीस्ट डायग्नोज कर लेते हैं कि ये फालिज है, अनलेस कि बहुत पेरिफेरी में कोई जनरल फिजिशियन बैठा हो जिसको ये ना पता हो। फालिज की अलामात आलमोस्ट सारे डॉक्टर्स को होती हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि आप उस वक्त, जब अगेन मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जिस दिन फालिज हुआ था 2-2.5 साल पहले, उस वक्त इनको में भी उस वक्त प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिली हो। होता यह है कि अगर शुरू के दिनों में प्रॉपर वो इंजेक्शन वगैरह चलें, वो भी फेज़ पूरी होगी और प्रॉपर फिजियोथेरापी आपने नहीं करवाई, तो आपकी वो ये लेग वो वीक रह जाती है। तो अब ये क्या करें? जो उसमें ये होता है कि आप इनकी लेग मोस्ट लाइकली ये कह रही हैं थोड़ी सी पकड़ के चला सकते हैं। उस लेग में, उस टांग में जो होती है बेसिकली सख्ती आ जाती है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, हाथ पाँव वगैरह जो होती है वो सुन्न हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, बल्कि आपके अकड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर उससे मरीज़ के लिए चलना और मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अभी अगर इनके पास कोई ऐसा सेंटर मौजूद है जहाँ फिजियोथेरापी हो रही हो, जहाँ रिहेबिलिटेशन हो रही है, जहाँ ये सारी चीज़ें, आजकल तो बड़ी अच्छी डिवाइसेस आ गई हैं फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो टांगों में लगा के, और इतनी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ इंजेक्शन हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो टांग की सख्ती को
नरम का। इस वक्त हम ताकत नहीं वापस ला सकते, ताकत वो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी जो हार्डनेस है, सख्ती है जो, और उसको ज्यादा कर रही है। अब ये महंगी कितनी है, ये डिवाइसेस हो गई या दवाइयाँ हो गई? ये इतनी महंगी नहीं है। अगर किसी प्रॉपर फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं, कुछ मेडिसिन है जो पट्टों को नरम करने के लिए देती हैं, कुछ इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं पट्टों को नरम करने के लिए, या वो डिवाइसेस भी इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन असिस्ट करती हैं। एटलीस्ट फैमिली को ये बता दिया जाता है इनको चलाना कैसे है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि इनकी हम उस वीकनेस को ख़त्म नहीं कर सकते, उनकी डिसेबिलिटी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये जो मजदूरी अब ये जो सनोफी की जानिब से जो ये सिलसिला शुरू किया गया है ज़िंदगी क्लिनिक्स का, तो ये जो क्लिनिक्स का नेटवर्क है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाही दीजिए। ये पहली बात है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सनोफी ने ये इनिशिएटिव लिया ज़िंदगी चलती रहे नाम से और ज़िंदगी क्लिनिक के नाम से, और ये आहिस्ता था ये क्लिनिक पूरे पाकिस्तान में ये इस्टेब्लिश करना शुरू हो गए। तो बेसिकली आप सब लोगों को ये एक लोगो याद रखना चाहिए, ये बड़ा ज़िंदगी का एक लोगो है। ये वो उनके लिए जो बोल नहीं सकते, उनके लिए उनकी तरफ से ये ज़िंदगी का निशान है। तो इस तरह की मतलब ये कह कि ज़िंदगी चलती रहे, और ज़िंदगी क्लिनिक के नाम से इनका इनिशिएटिव है। मुख्तलिफ क्लिनिक के मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट या फालिज के माहिर या ऐसे मेडिकल स्पेशलिस्ट जो ट्रेंड किए गए वो वहाँ पर मौजूद हैं। जब और पहली बात है हमें इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर जो लोग मेरी इस बात सुन रहे हैं उनको ये होना चाहिए कि अगर कोई फालज हो जाए किसी भी शहर में, तो वो इस आप एक्सेस ले सकते हैं। आपको फेसबुक पे पेज है ज़िंदगी चलती रहे के नाम से, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लिनिक से रब्ता कायम करें। एटलीस्ट जिस तरह की ये बहन बता रही थी कि प्रॉब्लम हो रही है जो पता ही नहीं चल रहा, तो अब इस तरह के पेशेंट जो अगेन इन क्लिनिक पे जा सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट मिलेगा जो कि इनको बताएगा कि फालिज की ट्रीटमेंट क्या है, किसी भी स्टेज पे क्या की जा सकती है। अगर फ़ौरन उनके पास पहुंच जाते हैं तो वो ऐसे सेंटर में रेफ़र कर सकते हैं जिनमें इनका इलाज हो सके। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसको मेरा ख्याल है फैलना चाहिए और बाकी शहरों तक भी जाना चाहिए, ताकि इनसे आगाही लेके और बहुत से पेशेंट को हम ना सिर्फ ठीक कर सकते हैं बल्कि माजूरी को ख़त्म कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ फैमिली पे बल्कि देखें किसी भी डिजीज़ में इतनी माजूरी नहीं है जितनी फालिज के पेशेंट में होती है। एक घर में एक बंदा अगर फालिज का मरीज़ हो जाए, देखें 3-4 बंदे तो उसकी केयर के लिए लग जाते हैं, उसकी सोशल एक्टिविटी, उसका बोलना, काम करना सबसे बड़ी बात है। पूरी फैमिली के लिए काम कमाने वाला बंदा रह जाता है। दिल वाला बंदा, जिगर वाला बंदा अगर बीमार हो जाए वो घूमता फिरता रहता है, काम भी करता रहता है। आपका एक समय बंदा ड्राइवर है या एक बंदा वो आंख में कोई प्रॉब्लम होगी या लिखने वाला है, हाथ में जरा सी वीकनेस, वो लिखने से क्या, टीचर है उसकी जुबान बंद होगी। तो इसीलिए हमारा जो मकसद है ये बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, हम इस पूरी चीज़ को लोगों के सामने लेकर आए, फालिज के हवाले से आगे दें, और सनोफी की जानिब से ये जो ज़िंदगी क्लिनिक्स और ज़िंदगी चलती रहे वाला जो ये सिलसिला शुरू किया गया है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी किस्म की इस तरह की कोई कंडीशन या कोई मालूमात की ज़रूरत हो या किसी मरीज़ को आप जानते हो, तो आप इन सेटअप्स पर, इन क्लिनिक्स पर लेकर जा सकते हैं ताकि वहाँ पर आपको आगे ही मिल जाए और उसके इलाज की तरफ भी आपकी रहनुमाई हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने।